चलिए तो बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, यानी कि आनुवांशिकता। इस चैप्टर के ओटीओ को, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे हम। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है भाई? आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक यानी कि पिता। आनुवांशिकता तो सभी जानते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा आनुवांशिकता। क्या है भाई चैप्टर का नाम? आनुवंशिकी या फिर आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, जो गुण जाते हैं, जैसे कि बालों का रंग, त्वचा का रंग, या फिर जो भी गुण, गुस्सा आना, ये सभी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लक्षण, उन्हीं गुणों को या लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या आनुवांशिकी कहते हैं। तो भाई आनुवांशिकता की खोज या आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? खोजकर्ता भाई किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखना है आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो भाई कौन है ग्रेगर जॉन मेंडल? ये जो चश्मे वाले भाई साहब आपको दिख रहे हैं, यही है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर? इन्हीं को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है, जिन्होंने आनुवांशिकता की खोज की। किसकी खोज की? आनुवांशिकता की या आनुवांशिकी की खोज की। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो लक्षणों की वंशागति मतलब एक वंश से दूसरे वंश में लक्षण जाते हैं। तो ये भाई ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका चित्र हमने आपको दिखाया था, फोटो इनका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, यानी कि भाई बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, यानी कि पुत्र होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगी। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसके निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा। गुणसूत्र होते हैं वही 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े अगर देखें तो टोटल कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र इसमें मनुष्य में पाए जाते हैं। क्लियर? तो गुणसूत्र के माध्यम से ही लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाए जाने वाला संयोजन है। तो सभी भाई याद रखेंगे कि स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि कोई स्त्री है, स्त्री में यानी कि फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं, और कोई मेल है, मेल में क्या होते हैं? मेल में भी वैसे XX होते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी की बात चल रही है, तो 23वां जोड़ा क्या होता है मेल में? XX, और मेल में क्या होता है? XY। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? स्त्रियों में मतलब कि फीमेल में क्या होता है? XX। तो क्या हो जाएगा हमारा? XX। क्लियर? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण वाला संयोजन क्या है? XX है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो भाई प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रभावी जीन या फिर प्रभावी लक्षण। क्लियर है भाई? और जो दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में निकलते हैं वो लक्षणों को क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी और अप्रभावी तो सभी जानते हैं ना। प्रभावी का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो लक्षण हमारे त्वचा पर, जैसे काला और गोरा दोनों रंग होते हैं वैसे तो शरीर में, लेकिन गोरा रंग अगर दिख रहा है तो वो प्रभावी है। अगर गोरा रंग छिप रहा है, यानी कि काला रंग दिख रहा है, गोरा रंग छिप रहा है, तो छिप रहा है वो कौन सा रंग है? अप्रभावी है, अप्रभावी लक्षण है। क्लियर? प्रभावी यानी जो दिखता है, और अप्रभावी मतलब जो दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मनुष्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्र की संख्या तो एक जोड़ी होती है,
ठीक है। टोटल अगर आपसे पूछे, टोटल क्या है 23 जोड़ी, लेकिन लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं? लैंगिक गुणसूत्र तो एक ही जोड़ी है ना, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। ये किस में होता है? मेल। ये किस में होता है? हमारा फीमेल में। और ये किस में होता है? मेल में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट नर में यानी कि मेल में जो लड़के होते हैं उनमें कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई कौन सा गुणसूत्र होता है? बाय। बाय से पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, बाय गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नियम मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया? तो मेंडल ने प्रभाविता नियम दिया है, मेंडल ने पृथक्करण नियम दिया है, मेंडल ने स्वतंत्र अभिव्यूह नियम दिया है, लेकिन मेंडल ने ये नियम बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो अपूर्ण प्रभाविता ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना उसने कौन सा नहीं दिया, तो ये अपूर्ण प्रभाविता वाला नहीं दिया, बाकी के 3 दिए हैं। ठीक है भाई, मेंडल ने ये तीनों नियम दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिकी का है, आनुवांशिकता की वजह से होता है? तो भाई ये डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो माता पिता से बच्चों में भी आ सकता है, यानी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर। इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक है? आनुवांशिक यानी कि माता पिता से बच्चों में भी आ सकता है ये डायबिटीज़ यानी मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी। क्लियर। चलिए, इसके बाद मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो सभी को पता तो है गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र एक ऐसी संरचना होती है भाई, गुणसूत्र जिसमें इतने लंबे धागे होते हैं कि यहाँ से हम सूर्य का चक्कर लगा दें, इतने लंबे धागे होते हैं गुणसूत्र में। तो जो गुणसूत्र है ये हमारी बेसिक कोशिका के अंदर होते हैं। कोशिका मतलब शरीर का कोई सा भी छोटा टुकड़ा, ठीक है ना भाई। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो बताइए भाई मनुष्य में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अभी आपको बताया था एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और 22 जोड़े मेल और फीमेल में बराबर होते हैं। 23वां जोड़ा क्या होता है? मेल का XY होता है, फीमेल का XX होता है, जो कि लिंग गुणसूत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डार्विन ने बताया प्राकृतिक चयन सिद्धांत। प्रकृति चयन करती है भाई ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट नंबर है हमारे क्वेश्चन का, मेंडल ने कौन से पौधे पर प्रयोग किए थे? तो भाई याद रखना है आपको, मटर का पौधा चुना था। मेंडल ने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था। मटर के पौधा क्यों चुना था? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्ष में एक बार लगता है, और मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, दोनों लिंग होते हैं उसमें, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इस वजह से नर और मादा दोनों मटर के पौधे में होते हैं, ठीक है। इस वजह से उसने मटर का पौधा चुना था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और एक शुद्ध बौने पौधे टीटी। लंबे पौधे मतलब कि लंबा पौधा है, बौना मतलब कि छोटा पौधा है। अब दोनों में संकरण करा रहे हैं, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? भाई लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो लंबे पौधों और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? 3:1, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिक्त स्थान। तो भाई रिक्त स्थानों को हम पूर्ति करेंगे। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहला रिक्त स्थान आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या है? पहला रिक्त स्थान, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। कौन से लक्षण? अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण। ये नीचे आंसर लिख भी रहा है खालिस्तान का, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है कि खालिस्तान एक अनुवांशिक इकाई है, तो जीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा जीन।
जीन एक अनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है? जीन एक अनुवांशिक इकाई है। जो जीन ही होते हैं जो माता पिता से बच्चों में गुणों को पहुंचाते हैं। माता पिता से बच्चों में क्या पहुंचाते हैं? गुणों को पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषों में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े यानी कि कितने हो गए? 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नीचे आंसर भी दिया है। क्लियर। इसके बाद आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय खालिस्तान के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। देखो भाई, लैंगिक जनन होगा, क्रॉस होगा, निषेचन होगा, तभी तो लैंगिक जनन के द्वारा किसका विनिमय होगा? किसका लेन देन होगा? गुणसूत्र का या अनुवांशिक पदार्थ का लेन देन होगा। अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, आरएनए, जो गुणसूत्र सभी किसके दौरान जाते हैं? लैंगिक जनन के दौरान जाते हैं। अगला क्या है भाई अपने पास? अगला क्वेश्चन अगला है स्त्रियों में। किसमें? स्त्रियों में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो भाई इसका आंसर भी हमारा 46 ही रहेगा। देखो, पुरुषों में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों में भी 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मेंडल ने खालिस्तान नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने कौन से नियमों का प्रतिपादन किया? तो मेंडल ने, ये ओटी आया भी था, देखिए आपका 2019 में। तो मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे। मेंडल ने कौन से नियम दिए थे? मेंडल ने वंशागति के नियम दिए। याद रख पाएंगे आप सभी? वंशागति के नियम। ठीक है, वंशागति या आनुवांशिकता के नियम दिए। क्लियर। इसके बाद सभी जीवों का शरीर खालिस्तान से बना होता है। किससे बना होता है भाई? सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। सभी जीवों का शरीर, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला है हमारे पास, मानव में शिशु लिंग का निर्धारण खालिस्तान जोड़े से होता है। कौन से जोड़े से होता है? शिशु लिंग का निर्धारण XY यानी कि 23वें गुणसूत्र से होता है। कौन से? 23वें गुणसूत्र से होता है लिंग का निर्धारण। लिंग यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन से गुणसूत्र से पता पड़ता है? ये 23वें गुणसूत्र से पता चलता है, यानी XY से पता चलता है। नेक्स्ट, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? वही Y गुणसूत्र है। अगर जैसे लड़का है, लड़का होने वाला है, यानी कि इसमें Y गुणसूत्र का मेल हुआ। किस गुणसूत्र का मेल हुआ? Y। ठीक है। नर का गया Y गुणसूत्र और मादा का तो होता ही है फिर X गुणसूत्र, और नर मादा के गुणसूत्र से क्या बनता है? नर, यानी कि नर संतान एक लड़का बनता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी कि हमारी जोड़ी पर। तो जोड़ियां मिलाना है आपको, मिलाइए। तो पहले नंबर पे मानव में गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। सभी को याद हो गया होगा अभी तक तो। अधिकतम विभिन्नता किस में होती है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन होता है, नर और मादा मिलते हैं, बच्चा बनता है, तो इसमें विभिन्नता आ जाती है। बच्चे में नया दिमाग होता है, नई आँखें, नए उसका चेहरा, नई बॉडी, सभी कुछ नया होता है लैंगिक जनन के कारण। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में लक्षणों का नियंत्रण। मानव में लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। मानव में लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीन। जीन ही है जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जो लक्षणों को कंट्रोल में करते हैं। डीएनए के अंदर जीन होते हैं भाई, डीएनए के, याद रखना है आपको, डीएनए के अंदर। अगला क्या भाई? अगला क्या क्वेश्चन है? अगले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हमसे कि लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। लिंग गुणसूत्र क्या करता है? लिंग का निर्धारण के भाई मेल होगा या फीमेल, या लड़का होगा या लड़की, या नर होगा या मादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई?
अगले नंबर पे जो क्वेश्चन है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए ही है जो माता पिता से बच्चों में जाता है, यह गुणसूत्र भी कह सकते हैं, गुणसूत्र के अंदर ही होता है डीएनए। क्लियर? अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। ओके, तो अगली जोड़ी पर आते हैं भाई, फिर से आप जोड़ी मिलाएंगे। तो पहली जोड़ी क्या है? मेंडल। मेंडल ने क्या किया भाई? मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिए, और क्या किया मेंडल ने क्या किया? अनुवांशिकता के नियम दिए। इसके बाद वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया? वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया? उन्होंने डीएनए की खोज की। किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते हो, अंगूठा लगाने से, अंगूठा हर जगह अंगूठा लगता है अब, है ना, अंगूठा आधार कार्ड में अंगूठा लगता है, तो ये सब डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। इसके बाद सटन ने क्या किया भाई? सटन। तो सटन भाई साहब ने क्या किया? सटन भैया ने क्या बोला कि सटन जो है उन्होंने जीन की संरचना बनाई। सटन ने क्या बनाया? जीन की संरचना। कि भाई जीन कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, जीन की संरचना बनाने का जो श्रेय जाता है वो सटन को जाता है। फिर इसके बाद नर में लिंग का निर्धारण। नर में लिंग का निर्धारण, इसकी जोड़ी हम मिलाएंगे बाह्य गुणसूत्र से। बाह्य गुणसूत्र से ही पता चलता है ना कि लिंग क्या होगा, लड़का होगा या लड़की, बाह्य गुणसूत्र से पता चलता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी क्या होती है भाई? पुत्री पीढ़ी। जनक पौधे से उत्पन्न जो पीढ़ी होती है वो कौन सी पीढ़ी होती है? पुत्री पीढ़ी होती है। चलिए, ये देखिए 2023 में आ भी चुका है ये वाला ओटी तो हमारा। इसके बाद आते हैं आगे, सत्य असत्य देंगे आप, सत्य और असत्य। ये देखते हैं सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं ये। तो भाई मटर के पौधे में कोई विरोधी लक्षण नहीं पाए जाते। भाई पाए तो जाते हैं, मटर में विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, ये तो झूठ बोल रहा है साहब। क्लियर? मटर में विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन को कारक या निर्धारक भी कहते हैं। सही वचन है भाई, सत्य बोल रहा है ये। जीन को कारक और निर्धारक दोनों कहते हैं। जीन को कारक और निर्धारक दोनों, क्योंकि जीन के वजह से ही तो बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे का निर्धारण होता है, कैसा क्या बनेगा बच्चा। चलिए, प्रत्येक जीन एक विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रत्येक जीन एक विशेष प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही। हर एक जीन अलग अलग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अलग अलग प्रोटीन बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो पुरुष है वो पुरुष के बाह्य गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से होता है। एक्स नहीं भाई, एक्स से थोड़ी ना होता है, एक्स से नहीं होता है, बाह्य से होता है। इसका आंसर बाह्य आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये गलत है भाई, चौथा हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े पाए जाते हैं? नहीं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। तो ये ऐसे 22 बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। चलिए, झूठ बोलने देते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है? नहीं, निषेचन की क्रिया लैंगिक जनन है। कौन सी जनन? लैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक नहीं होगा, लैंगिक जनन है। तो ये तो झूठ बोल रहा है। चलिए, सत्य असत्य आपको समझ में आ गए हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर बताएंगे आप, एक शब्द में ही बताना है, 2 शब्दों में नहीं बताना है। आनुवांशिकता का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44। अलिंगी बिना लिंग वाले गुणसूत्र कितने होते हैं? 44, और प्लस 2 कौन से होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 46, यानी कि 46। 44 होते हैं अलिंगी और 2 क्या होते हैं? लिंगी, यानी लिंग गुणसूत्र। और टोटल कितना हो जाता है? 46। 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, जो 44 बिना काम के होते हैं और 2 ही काम के होते हैं। चलिए,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए दे भी दिया उन्होंने 2, ठीक है ना। लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। और अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, ठीक है। 2 + 44 कितना हो जाएगा? टोटल मिला के हो जाता है 46, जो कि टोटल गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब डीऑक्सी, आर का मतलब राइबोज और एन का मतलब न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं, ऐसे नहीं, इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक और ए का मतलब एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए थोड़ी ना हाथों में, पैरों में, पाँव में, बालों में पाया जाता है। डीएनए तो हमारी प्रत्येक कोशिका होती है ना हमारे शरीर में। क्या होती है? कोशिका। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है भाई? डीएनए शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए हमारी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। याद रख पाएंगे आप सभी? तो शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। शरीर में डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। इसके बाद जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो जीन भी कोशिका के किसके अंदर पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से दिखता है गुणसूत्र। ये आपको दिखा देते हैं गुणसूत्र का डायग्राम। ये देखिए, ये इस तरह का धागे होते हैं, इतने लंबे धागे होते हैं और इन्हीं धागों में हमारे जीन चिपके रहते हैं अंदर। क्या चिपके रहते हैं? जीन। तो जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? गुणसूत्र में, ठीक है। और डीएनए भी कहाँ होता है? डीएनए भी इसी के अंदर होता है। डीएनए कैसे दिखता है? ये देखिए, डीएनए इस तरह का दिखता है। ये देखा है आपने? डीएनए, ठीक है। इसके बाद प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं, प्रथम पीढ़ी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रभावी। प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण, प्रा से याद रखा जाएगा आपको। मेंडल ने आनुवंशिकता लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? फैक्टर। आनुवंशिकता के जो लक्षण है उनका जो वाहक होता है उनको क्या नाम दिया? फैक्टर। ट्रैक्टर नहीं, फैक्टर। और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन आज के कि जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेंडल। जीन की खोज किसने की? मेंडल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वही है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जिसका हमने आपको चित्र दिखाया था, ठीक है। जीन की खोज भी वही उन्होंने की थी और आनुवंशिकता के जनक भी उन्हें कहा जाता है। और लास्ट आज का क्वेश्चन, एक उभयलिंगी जीव का नाम क्या है? उभयलिंगी जीव का नाम है केंचुआ। उभयलिंगी जीव है जिसमें मेल भी और फीमेल भी, मतलब मेल फीमेल एक ही जगह होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं और उभयलिंगी है वो क्या है? उभयलिंगी, केंचुआ। चलिए, तो इस तरह से आज के हमारे टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर 8, ठीक है। कल मिलते हैं नई वीडियो में चैप्टर 9 में। टाटा, बाय बाय।